नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा की जाएगी कक्षा 6 हमारे अतीत का इतिहास, या नहीं हमारा अतीत नामक पाठ्य पुस्तक है जो उसकी चर्चा की जाएगी। यहाँ पर हम चर्चा करने से पूर्व आपको बता दें कि हमारे प्ले लिस्ट में अनेक ऐसे वीडियो हैं 6, 7, 8, 9 के जो आपके कक्षाओं से संबंधित हो सकते हैं। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़कर 6, 7, 8, 9 से संबंधित एनसीईआरटी आधार पर चर्चाएं में शामिल हो सकते हैं। और इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कुछ गले में खराश होने की वजह से थोड़ा आवाज़ में दिक्कत हो सकती है। आइए फिर भी हम चर्चा शुरू करते हैं। क्या है पाठ का नाम? अध्याय 1 है, जो अध्याय 1 का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। वैसे क्या, कब, कहाँ और कैसे शब्द जहाँ पर आते हैं वो विज्ञान से संबंधित होता है, लेकिन इतिहास में भी विज्ञान के कुछ न कुछ तत्व समाहित होते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो कक्षा 6 का अध्याय 1 है, यहाँ पर पहला ही पाठ है क्या, कब और क्या, कब, कहाँ और कैसे, इसके बारे में जानने का हम प्रयास करेंगे। बिल्कुल कक्षा 6 की तरह पढ़ेंगे, आप लोगों को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आइए चर्चा शुरू करते हैं। बिल्कुल आप लोग जब ये पाठ की चर्चा समाप्त हो जाएगी उसके बाद हम चर्चा करेंगे इसके अभ्यास प्रश्नों पर। निश्चित तौर पर आप लोगों को जब ये अभ्यास प्रश्न और पाठ पर चर्चा पूरी हो जाएगी तो यहाँ से कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। शुरू करते हैं चर्चा। रशीदा का सवाल। रशीदा एक बालिका है, यहाँ पर आप जैसे कि चित्र में देख रहे हैं। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले वह सोचने लगी कि यह कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। 100 साल पहले कैसे क्या हुआ था, ये कौन जान सकता है या कैसे पता लगाया जा सकता है? यह जानने के लिए कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो। कल क्या हुआ करके आप लोग रेडियो देख सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो, अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ यह कैसे जाना जा सकता है? अतीत के बारे में हम जान सकते हैं, मतलब हम बीते हुए समय के बारे में कैसे जाने, यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटिकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर मनोवैज्ञानिक के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे और कौन से नाटक देखा करते थे, फिर कौन से गीत गाते थे, लोग कहाँ रहते थे। यहाँ पर आप लोगों को बताया है कई लाख वर्ष पहले से लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। नर्मदा नदी का पता आप लोगों को लगाना है, मतलब नदियों के तट पर रहते थे। अगर हम बात करें तो नदी के तट पर लोग रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों से विशाल संपदा से परिचित थे। संग्राहक मतलब भोजन के लिए क्या करते थे, वो अपने जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट शिकार किया करते थे। जो लाखों वर्ष पहले के मनुष्य थे वे जंगलों से फल, जड़ और कंदमूल जो भी होते थे उन्हें इकट्ठा करते थे और साथ ही शिकार करके उनको संग्रह कर लेते थे। इस प्रकार के जीवन जीने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? संग्राहक कहा जाता था। अब तुम उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाना है। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जो फसल को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय
बैलों जैसे पशुओं को पालना आरंभ किया। ये लोग गांव में रहते थे। प्रारंभ में लोग कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य हिमाचल पहाड़ियों का पता लगाना है। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वो स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चित्र मानचित्र के आधार पर समझाने का प्रयास किया गया है। यहाँ देख सकते हैं आप काबुल कंधार जो वर्तमान में पाकिस्तान में आता है। ये सुलेमान जहाँ पर लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले गेहूं जो अनाज उपजाया था। और साथ में आप देख सकते हैं सिंधु नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, सतलज नदी, ब्यास नदी, थार का रेगिस्तान जो राजस्थान में है, और यमुना नदी, चंबल नदी, विंध्य पहाड़ियाँ का पता लगाना था आप लोगों को। विंध्य पहाड़ियाँ यहाँ पर है, ये हिमालय पर्वत है। इस तरीके से ये है फैला हुआ है। साथ ही साथ गंगा नदी, गारो पहाड़ियाँ, ब्रह्मपुत्र नदी, सतपुड़ा और ताप्ती नदी। सतपुड़ा पर्वत है, ताप्ती नदी है, महानदी, गोदावरी नदी, दक्कन का पठार, कृष्णा नदी, पश्चिमी घाट और इस ओर पूर्वी घाट, पेनार नदी, कावेरी नदी और तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य था। ये हम आगे जानेंगे। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। प्रश्न पूछा जाता है लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर में। अंडमान निकोबार कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा सुलेमान और विंध्याचल की पहाड़ियाँ, नर्मदा नदी, और इस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ पर अनेक वो जगह देखे जो प्राचीन काल से संबंधित थे। आइए आगे चर्चा शुरू करते हैं। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता प्रयास करो। हमने देखा अभी मानचित्र पर सिंधु तथा उसकी सहायक नदियाँ जो भी थी, ईसोर, रावी, झेलम, ब्यास, सतलज, ये सिंधु की सहायक नदियाँ थी। आप लोगों ने देखा सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फूले फले गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती नगरों में विकास हुआ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व इसका विकास हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। आप लोगों ने अभी गंगा नदी देखी, और गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार नाम से जाना जाता है। मगध जो था एक राज्य था, एक क्षेत्र था, और इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में ऐसे राज्यों की स्थापना की। 16 महाराज्य यहाँ भारतीय उपमहाद्वीप में थे, और इसमें से जो प्रमुख आपका राज्य था वो मगध राज्य था। 16 महाजनपदों में से, या नहीं, जो 16 राज्य थे उनमें से सबसे प्रमुख और प्रथम राज्य जो माना जाता है मगध को माना जाता है। आप लोगों ने देखा कि मगध के राजा क्या थे? बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने अपने राज्य को दूर तक विस्तारित किया। मानचित्र 1 में भारत, एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाया गया है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों में बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। आप लोग आगे देखेंगे, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा कभी न कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी थी। लोग या तो हिमालय से जाते थे, या तो पहाड़ियों के दर्रों से जाते थे, या रेगिस्तानों से, या नदियों से, या समुद्रों से, जहाँ से भी जाते थे, मतलब इस महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की ओर, तो उनकी यात्रा क्या थी? जोखिम भरी थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी, वो ये लोग यात्रा करते थे। अतः कभी
काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थल से दूसरे स्थान पर जाया करते थे लोग। कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते थे। प्रश्न पूछा जा सकता है कक्षा 6 वालों से कि धार्मिक गुरु क्या करते थे? लोगों को शिक्षा और सलाह देते थे। एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। जो धार्मिक गुरु होते थे, लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा करते थे। मतलब लोग नए नए स्थलों को देखने के लिए भी क्या किया करते थे? यात्राएं किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? आज लोग देखें, एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखें। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस महाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। आप लोग अगर कक्षा 6 में हैं तो आपके पास किताब होगी, फिर से मानचित्र वाले पेज को खोल लीजिए। आप देखिए कि जो ये महाद्वीप है इसकी प्राकृतिक सीमाएं हैं। कहीं पर समुद्र से है तो कहीं पर स्थलखंड से है। हालांकि समुद्र उपमहाद्वीप प्राकृतिक सीमा का निर्माण करता है। जो ये नीचे का हिस्सा है भारत का, यह समुद्र से लगा हुआ है। और हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके और गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। संस्कृति किसे कहते हैं? खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, ये सब संस्कृति कहलाता है। तो लोग एक जगह से दूसरी जगह आए तो लोगों ने अपनी जो क्या था खान पान, रहन सहन एक दूसरे के साथ साझा किया। तो इसमें भी कई तरह के परिवर्तन आए। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। जब लोग आपस में मिले तो किसी को कुछ चीज़ में निपुणता थी और किसी को किस चीज़ में, तो लोगों ने एक दूसरे से क्या किया, जो भी चीज़ें अच्छी थी उसे ग्रहण किया। देश का नाम भारत कैसे पड़ा, हम इसे जानने का प्रयास करेंगे। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया या भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है? इंडिया शब्द इंडस शब्द से निकला है। इंडस जो यूनान के लोग थे वह सिंधु नदी को इंडस नदी कहते थे। इसीलिए उन्होंने जो सिंधु के आसपास के क्षेत्र थे उसे इंडिया कहा। या नहीं, इंडस नदी के किनारे रहने वाले या नहीं उसके आसपास रहने वाले लोगों को उन्होंने क्या कहा? इंडिया कहा। इंडस आप देख सकते हैं, इसका संस्कृत नाम सिंधु है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस आदि और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। भारत नाम का प्रयोग किस लिए किया जाता था? उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है। प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। आगे हम चर्चा करें अतीत के बारे में कैसे जानें, इसके विषय में हम चर्चा करें कि अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इसे में एक तरीका अतीत में लिखी पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण
पांडुलिपि कही जाती है। प्रश्न पूछा जाएगा कक्षा 6 वालों से, पांडुलिपि किसे कहा जाता है? हाथ से लिखे हुए पुस्तकों को क्या कहा जाता है? पांडुलिपि कहा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन के मैनु, जिसका अर्थ हाथ से निकला है। आप लोगों से प्रश्न फिर से पूछा जा सकता है कि पांडुलिपि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पांडुलिपि को अंग्रेजी में मैन्यू स्क्रिप्ट कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है हाथ से निकला, हाथ है। मेनू का अर्थ क्या है? हाथ। मेनू स्क्रिप्ट किससे निकला है? मेनू से निकला है, और जिसका अर्थ है हाथ। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्र अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर मिलती है। प्रश्न पूछा जा सकता है फिर से आप लोगों को कि पांडुलिपियाँ किससे लिखी जाती थी या किस में लिखी जाती थी? पांडुलिपियाँ या तो हिमालय क्षेत्र में उगने वाले ताड़पत्रों पर या फिर वहाँ भुर्ज पत्र पर, जो हिमालय के आसपास में भुर्ज नामक पेड़ उगता है उसके छाल पर विशेष तरीके से लिखा जाता था। आगे हम चर्चा करते हैं। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं प्राचीन काल में किस तरीके से लिखा जाता था, उसका एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। इतने वर्षों में कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा दिया और तथा कुछ नष्ट कर दिए गए। आप देख पा रहे होंगे कि कई सालों से अगर ये पांडुलिपियाँ थी तो कुछ को तो कीड़ों ने खा दिया और कुछ अन्य कारणों से भी क्या हो गई हैं, नष्ट हो गई हैं। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। ये पांडुलिपियाँ मंदिरों, बिहार किसे कहते हैं आप लोग जानते हैं, जहाँ पर बहुत लोग रहते हैं या उनका अपना धार्मिक क्रियाकलाप संपन्न करते हैं, उसे बिहार कहा जाता है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजा के जीवन, औषधि तथा विज्ञान आदि के सभी प्रकार के विषयों पर चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी हैं। इसमें से संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे प्राचीन काल में, या नहीं लगभग 600 ईस्वी पूर्व के आसपास, या नहीं आज से लगभग 3100 साल पहले आप लोगों को अगर देखेंगे तो प्राकृत भाषा जो थी आम लोग इसे बोला करते थे। जैसे कि आजकल हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, आम जनमानस हिंदी भाषा का प्रयोग करता है, तो उस समय प्राकृत का प्रयोग हुआ करता था। हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेख ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं, उसे अभिलेख कहते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कक्षा 6 वालों को कि अभिलेख किसे कहते हैं? ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर लिखे मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग जो होते थे अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं, जिसमें से राजाओं और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। आप लोग देख रहे हैं ये एक कठोर सतह पर किस प्रकार से लिखा गया है, और इसी को क्या कहा जाता था? अभिलेख कहा जाता था। यहाँ पर भी महत्वपूर्ण चर्चा की गई है। आप लोग देखिए, लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण किया गया था। यह
जो अभिलेख आप लोगों को दिखाई दे रहा है यह 2250 ईस्वी पूर्व में लिखा गया था। महान सम्राट अशोक के द्वारा अशोक के आदेश पर यह लिखा गया था और यह अफगानिस्तान से मिला है। इस शासक के विषय में अध्याय 8 में पढ़ोगे। अध्याय 8 में जब हम आएंगे तो इसके विषय में पढ़ेंगे तथा तब हम किसी लिपि का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तो तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। जो यह लिखा गया है यह किसी लिपि में लिखा गया है और जब हम उसी को पढ़ते हैं तो वह क्या कहलाती है, एक भाषा कहलाती है। इस अभिलेख क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अम्राइक नामक भाषा दो भिन्न भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में अर्जित की गई है। यहाँ से दो प्रश्न महत्वपूर्ण बनते हैं कि सबसे पहले शिलालेख लिखने का प्रारंभ किसने किया। अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले शिलालेख या अभिलेख लिखने का प्रारंभ सम्राट अशोक ने किया था। दूसरी जो चीज़ यहाँ पर दूसरा जो प्रश्न बनता है कि जो अशोक का अफगानिस्तान से अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें किस भाषा का प्रयोग हुआ है। तो उसमें वहाँ की जो लोकल भाषा है यूनानी या अम्राइक नामक दो लिपियों का प्रयोग हुआ है। लिपियों का अगर पूछें तो आप बता सकते हैं यूनानी या अम्राइक। अम्राइक में जो लिखे हैं अशोक ने वह अफगानिस्तान में लिखे हैं, जबकि जो भारत में अशोक के अभिलेख मिलते हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर स्तर पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे, ऐसे करवाने में क्या क्या कठिनाई आती थी। निश्चित तौर पर हम इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। लेखा जोखा रखा करते थे लोग वहाँ पर शासक। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। प्रश्न बनता है कि पुरातत्वविद किसे कहते हैं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन जो अतीत से संबंधित वस्तु हैं उनका अध्ययन करने वाले लोगों को क्या कहते हैं, पुरातत्वविद कहते हैं। अतीत की जो चीज़ें हैं वस्तुएं हैं उनका अध्ययन करने वाले लोगों को क्या कहते हैं, पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वो औजारों, हथियारों तथा बर्तनों, आभूषणों का भी अध्ययन करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक प्राचीन नगर प्राप्त हुआ है। एक प्राचीन नगर से ये चीज़ें मिली हैं। इस तरह के पात्र लगभग 4700 वर्ष पूर्व में हुआ करते थे। और दाएं एक पुराने चांदी का सिक्का है। बाएं अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, एक पात्र है, मतलब जल कलश है। और दाएं आप देखेंगे तो चांदी का एक क्या है, सिक्का है। और यह भी लगभग क्या है, 2500 वर्ष पूरा है। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है, निश्चित तौर पर काफ़ी अलग है। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इसमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातुओं से बने हो सकती हैं तथा ऐसे कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाली होती हैं। आप लोग देख रहे हैं जो अगर 2-2.5 साल पहले से अगर चीज़ें हैं तो वह जल्दी नष्ट नहीं है, तभी वह क्या है 2-2.5 साल या नहीं 2,500 साल से लगभग वह चीज़ें हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियाओं तथा मछलियों की हड्डियों भी ढूंढते हैं और उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वह जले हुए रूप में
बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़े के अवशेष मिलते होंगे? बिल्कुल मिलते होंगे। जो प्राचीन काल में जो कपड़े थे उसके विषय में भी कुछ जानकारियाँ मिलती है। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। जो मतलब इतिहासकार होते हैं वह पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से जो जानकारी मिलती है उसे क्या कहते हैं? स्रोत कहते हैं। उनको एक इतिहास जानने का क्या मिलता है उससे? स्रोत है, ये माध्यम है उनके कि इतिहास कैसे वह जान पाए। इससे वह कुछ न कुछ बातें स्पष्ट करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि इतिहासकार किसे कहते हैं? इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक होता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक, हम इसके बारे में अब चर्चा करेंगे। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? यहाँ अतीत शब्द प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया जाता है कि अलग अलग समूह लोगों के लिए क्या थे? एक अतीत के अलग अलग मायने थे। मतलब अतीत शब्द का लोगों के लिए अलग अलग मायने हैं, अलग अलग लोगों के लिए। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषियों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। आप देख सकते हैं राजा रानियों का जीवन या व्यापारियों का जीवन या कृषकों का जीवन या शिल्पकारों का जीवन क्या था? एक दूसरे से भिन्न था। जैसे कि हम आज भी देखते हैं आप लोग कि मंत्री हैं और आप लोगों के जो व्यापारी हैं और कृषक हैं या जो शिल्पकार हैं, ये सब लोगों का जीवन आज भी क्या है? भिन्न भिन्न है। उस समय भी देश में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। आज भी देख पा रहे होंगे आपकी देश में अलग अलग रीति रिवाजें हैं, अलग अलग खान पान है और अलग प्रकार के क्या है, कई प्रकार की यहाँ पर क्या है संस्कृतियाँ पाई जाती हैं भारत में, जिसे हम कहते हैं अनेकता में एकता। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। अंडमान निकोबार के लोग जो हैं आज भी अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? जैसे मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके और फल फूल के संग्रह से करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह के भेद हैं। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। प्राचीन काल में क्या था कि शासक जो होते थे वह सर्वोपरि होते थे। वह अपने विजयों का क्या रखते थे? लेखा जोखा रखते थे, जिनसे आज हमें जानकारी मिलती है। जबकि जो शिकारी थे, मछुआरे थे, संग्राहक थे, कृषक थे अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रख सकते थे। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी इसके बारे में बहुत कुछ जानना क्या है शेष है। तिथियों का मतलब क्या होता है, हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख या माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। जैसे आप लोगों से अगर आज पूछा जाएगा कि आज कौन सी तिथि है तो आप लोग बता देंगे आज जो ये वीडियो बनाया जा रहा है 1 मई 2022 को बनाया जा रहा है। तो आप लोग
इसको कह सकते हैं 1 मई 2022। लेकिन अगर उस समय की तिथि को आप जानेंगे तो वह भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। हाँ, 1 मई से उन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी प्रश्न बनता है कि 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। ये प्रश्न भी कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। हम चर्चा फिर से अपने पाठ आधारित जो यहाँ पर तथ्य दिए गए हैं उन पर करते हैं। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म तिथि से की जाती है। जो हम आजकल ईस्वी का प्रयोग करते हैं, यह ईसा मसीह के जब से जन्म हुआ तब से करते हैं। 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद 2000 वर्ष। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा से पहले ईस्वी पूर्व के नाम से जानी जाती हैं। पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हैं। वे वर्तमान में पूर्व की तिथियों का उल्लेख करते हैं। आप देख सकते हैं इतिहास में तिथियां अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईस्वी पूर्व। अगर हम ईस्वी कहें तो उसके लिए, अगर हम ईस्वी पूर्व कहें तो अंग्रेजी में उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग होगा? बीसी। बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा के जन्म से पूर्व की घटनाएं क्या कहलाती हैं? बीसी। या नहीं, जो ईस्वी पूर्व की के वर्ष हैं वो क्या कहलाते हैं? बीसी। कभी कभी तुम तिथियों से एडी या हिंदी में ईस्वी लिखा होता है, जिसे हम आजकल लिखते हैं जैसे 2020 या 2022 ईस्वी। 2022 ईस्वी लिखते हैं तो अंग्रेजी में हम उसे क्या लिखेंगे? AD। अभी हमने यहाँ पर देखा था इससे पहले BC। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। AD मतलब एनो डोमिनी मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद। नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। अगर हम एडी का शब्द का प्रयोग किससे बना है कहें तो यह लैटिन शब्द से बना है। एनो डोमिनी नामक शब्द से बना है। इसका तात्पर्य है कि ईसा मसीह के जन्म वर्ष से। कभी कभी हम एडी की जगह पर CE तथा BC की जगह पर BC का प्रयोग करते हैं। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BC का बिफोर कॉमन एरा मतलब ईसा मसीह के जन्म से, और बिफोर कॉमन का मतलब किसके बाद? ईसा मसीह के जन्म से पहले। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देश अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी में BP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका अर्थ होता है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि AD किसे कहते हैं, BC किसे कहते हैं, BC किसे कहते हैं, ये सब चीज़ें BP किसे कहते हैं। आप लोगों को कक्षा 6 वालों को विशेष तौर पर इसको क्या कर लेना चाहिए? अपनी कॉपी पर लिख लेना चाहिए। जैसा कि पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर स्तरों पर क्या होते थे? उत्कीर्ण करवाए जाते थे। और इसमें से कई अभिलेख कई 100 वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा हुआ था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश के मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। ये देखिए आप लोग किस प्रकार से अनुमान लगाया गया है। अगर एक वर्ग है तो उसको भूगोलवेत्ताओं ने P माना है। अगर अर्धचंद्राकार है तो उसे T माना है। इस प्रकार की आकृति को O माना है।
अगर कोई जानवर है शेर जैसा तो उसे एल माना है, लायन। ऐसे ही इसे आप देख सकते हैं एम मान लिया गया है। इस प्रकार से उस समय की जो भाषा थी उसका अर्थ लगाया जाता है। ये थी चर्चा आज पाठ नंबर 1 की, या नहीं अध्याय 1 की, जिसके विषय में आप लोग शायद समझ चुके होंगे और इसके अभ्यास प्रश्नों पर जल्द ही हम चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए। आज गले में कुछ खराश थी, निश्चित तौर पर कुछ स्पीड के साथ साथ आवाज़ में भी दिक्कत थी, इसलिए आप लोग अगर थोड़ा कम भी समझ पाए होंगे तो इसके अभ्यास प्रश्नों में आप लोग बेहतरीन ढंग से समझेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए। मिलते हैं जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।